सिंपल एज दी चीज, सबसे पहले ये देखें, इसके अंदर इनकम फ्रॉम सैलरी है, ठीक है। इसके अंदर इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन है, ठीक है। इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन भी है और इसके अंदर बिजनेस भी है। वो जो चीज़ें बना बना के बेच रहा है वो क्या है? बिजनेस है। तो सैलरी आएगी ऑनलाइन जो चीज़ें बना के बेच रहा है, दैट इज हिज बिजनेस। इसी तरह इसके अंदर इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन भी है, ठीक है। अब कैपिटल गेन जब आप लिख रहे हैं कि इसके अंदर इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन है, तो इसके अंदर आप ये देख रहे हैं कि उसने 2 प्रॉपर्टीज बेची हैं, ठीक है। तो इट मीन्स कि उसके पास जो इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन है वो आएगी सेपरेट ब्लॉक इनकम की। एक उसने अपने वालिद साहब की उसकी प्रॉपर्टी बेची है और दूसरी कौन सी बेची है? एक शॉप बेची है ना उसने, ठीक है। तो एक उसने शॉप बेची है, तो इसके पास 2 ट्रांजैक्शंस आ रही होंगी इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन की, और वो दोनों की दोनों सेपरेट ब्लॉक इनकम के तौर पे जाएंगी, ठीक है। आप इसको ऐसे फ्रंट पे भी लिख सकते हैं, लेकिन फ्रंट पे भी सेपरेट ब्लॉक जरूर लिखे, वर्किंग में भी इसे शो कर सकते हैं, सही है। तो आपका इनकम फ्रॉम सैलरी है, बिजनेस है, सेपरेट ब्लॉक है। कोई चीज बीच में और भी हो सकती है, इस वजह से मैंने जगह छोड़ दिया कि नेक्स्ट हो सकता है कोई चीज़ और समझ में आ जाए सवाल करते वक्त, तो आप उसके अंदर लिख लें, ठीक है। यहां पे करके ये आपकी बन जाएगी टोटल इनकम, सही है। इस टोटल इनकम में से अब आप माइनस करेंगे सेपरेट, लेस कर दूंगा मैं इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन सेपरेट ब्लॉक, ठीक है। ये 2 ट्रांजैक्शंस आएंगी, ये मैंने दोनों यहां से लेस कर देनी है। इसके बाद जो मेरे पास आ जाएगी दोबारा से टोटल इनकम आएगी, लेकिन दोबारा से टोटल इनकम लिखने की तब जरूरत आ जाएगी अगर मेरे पास कोई डिडक्टेबल अलाउंस है, कोई ज़कात वगैरह है इसके अंदर क्वेश्चन में, ठीक है। तो ज़कात वगैरह है नहीं, तो मैं इसको डायरेक्ट टैक्सेबल कह सकता हूं। अगर मेरे यहाँ कोई डिडक्टेबल अलाउंस होता तो मैं क्या करता? इसमें ये टोटल इनकम लिखता, इसमें से ज़कात करता और फिर क्या आती? टैक्सेबल इनकम। लेकिन क्योंकि ज़कात इस क्वेश्चन में दी नहीं हुई, इसमें डोनेशन दिया है। अभी एक स्टूडेंट ने, उन्होंने आई थिंक डोनेशन को डिडक्टेबल अलाउंस तस्वर किया है, हालांकि डोनेशन इज नॉट अ डिडक्टेबल अलाउंस, ठीक है। उसमें मिलेगा तो टैक्स क्रेडिट मिलेगा, लेकिन अभी हमने देखना है कि इसमें मिलता भी है कि नहीं मिलता। टैक्सेबल इनकम आ गई, इस टैक्सेबल इनकम के ऊपर टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट करूंगा, ठीक है। इस टैक्सेबल इनकम पे टैक्स लायबिलिटी आएगी। टैक्स लायबिलिटी मेरी एनटीआर की आ जाएगी, और अच्छा अब यहां पे 2 ट्रीटमेंट्स हैं, ठीक है। वट एवर यू फील कंफर्टेबल। मेरा जो तरीका है, मैं थोड़े से कल जो मैंने आपको बताया था नॉर्मली वो ये था जो सॉल्यूशंस के अंदर जिस तरह से आ रहा है कि आप यहाँ पे टोटल लिख लेते हैं। एक और जो तरीका जहाँ पे अक्सर फॉलो होता है, जिसे मैं भी कन्विंस्ड हूँ कि उस तरह होना चाहिए, कि टैक्स लायबिलिटी आपकी निकाले एनटीआर की, ठीक है। ये आपकी टैक्स लायबिलिटी आ जाएगी। टैक्स लायबिलिटी जो एनटीआर की होती है, इसमें से आप टैक्स क्रेडिट्स लेस करते हैं। हमने देखा था ना कि फ़र्क क्या है एनटीआर का और एफटीआर का, कि एनटीआर में से आप क्रेडिट्स को लेस कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपने देखा हो कि वो फॉरेन में कमा रहा है, तो अगर फॉरेन में कमा रहा है तो फॉरेन पे उसने टैक्स भी दिया है, तो इट मीन्स कि फॉरेन टैक्स क्रेडिट तो है ही है यहाँ पे। तो टैक्स लायबिलिटी एनटीआर में से सबसे पहले मैंने लेस किया फॉरेन टैक्स क्रेडिट, सही है। कि क्वेश्चन देख के मुझे ये पता चल रहा, हो सकता है कि बीच में कुछ और निकला है, तो मैंने ये स्पेसेस छोड़ी हुई हैं। ये है कि जो मैंने 1 या 2 दफ़ा क्वेश्चन पढ़ा और मुझे समझ लग गई, ये फॉरेन टैक्स क्रेडिट आ गया। इसके अलावा एक डोनेशन के ऊपर आ सकता है टैक्स क्रेडिट, लेकिन वो अभी देखना पड़ेगा उस पर एलिजिबल है कि नहीं है, तो मैं उसकी स्पेस छोड़ रहा हूँ। अगर हुआ तो लिख लूँगा, नहीं हुआ तो नहीं होगा। फिर इसमें मैं ऐड कर दूंगा टैक्स लायबिलिटी सेपरेट ब्लॉक इनकम, ठीक है। ये देखें मैंने टैक्स लायबिलिटी निकाली एनटीआर की, यहाँ पे
उसमें से टैक्स क्रेडिट्स लेस किए और फिर टैक्स लायबिलिटी सेपरेट ब्लॉक ही ऐड कर दी। दूसरा तरीका ये होता है जो कुछ स्टूडेंट से किया भी हुआ यहाँ पे कि टैक्स लायबिलिटी एनटीआर और सेपरेट ब्लॉक दोनों यहाँ इकट्ठी करके लिख दो और उसमें से भी टैक्स क्रेडिट लेस कर दो। ठीक है, वो भी ठीक है क्योंकि वो सोल्यूशन में दिया गया है, वो भी ठीक है। और ये भी ठीक है कि आपने एनटीआर की टैक्स लायबिलिटी निकाल ली, इसमें से आप टैक्स क्रेडिट्स वगैरह सारा कुछ लेस करें, फिर ऐड कर दें टैक्स लायबिलिटी सेपरेट ब्लॉक। सही है, ये फिर आपके पास आ जाएगा टोटल टैक्स पेएबल। क्या आ जाएगा? टोटल टैक्स पेएबल। यहां पे ये वाली फिगर आएगी। इस टोटल टैक्स पेएबल में से हमने देखना है कि हमारा कितना टैक्स ऑलरेडी विदहेल्ड है, तो इसमें से मैंने लेस कर देना है टैक्स ऑलरेडी विदहेल्ड, क्योंकि इस क्वेश्चन में आई थिंक उससे थोड़ा सा बताया हुआ है कि टैक्स विदहेल्ड है ऑलरेडी, तो वो मैंने यहां से पे कर देना है, लेस कर देना है, और यहां पे मेरा आ जाएगा नेट टैक्स पेएबल। ठीक है, तो दिस इज हाउ, जब मैंने एक से दो दफा क्वेश्चन पढ़ा तो मेरे माइंड में जो स्केच आया वो मैंने इस तरह से बना लिया, पहले पेज पे एक एक लाइन छोड़ के, एक एक लाइन छोड़ के। एक एक लाइन छोड़नी इस वजह से है ताकि बीच में क्वेश्चन पढ़ते वक्त कोई नई चीज पता चल जाए तो मैं वहां लिख दूं, इसके बजाय कि मैं काट काट के लिखूं। ठीक है, तो स्पेसेस दे के मैंने ये चीज पहले सफ़े पे बना ली कि मैंने ऐसे काम करना है। अब इसके अंदर कुछ चीज़ें इस क्वेश्चन में तो नहीं है, अक्सर जगहों पे ऐसी मिल जाती हैं तो आप डायरेक्टली इनपुट कर लेते हैं। इसमें कुछ ऐसी चीज़ें नहीं है, अभी देख लेते हैं, शायद हमें मिल भी जाए। लेकिन ये देखें कि टैक्स ऑलरेडी विदहेल्ड की फिगर दी हुई है, दी हुई है ना क्वेश्चन में, कितनी दी हुई है? 1 लाख। तो ये तो मुझे पता है ये यही है, ये लें 160, 1,60,000, 160 लिखते हैं, चले थाउजेंड्स में काम करते हैं, तो मुझे पता है ये तो 160 ही है ना, इसने तो बदलना ही नहीं, तो मैंने अपने पेज पे सबसे पहले 160 लिख दिया। समझ लगी आपको? ठीक है, इसी तरह आगे देख लेते हैं। ये देख के फील होता है, क्वेश्चन पढ़ के फील हो रहा था कि ये वाली ट्रांजैक्शन थोड़ी सी इजी लग रही है। ठीक है, अब मिसाल के तौर पे अदर इंफॉर्मेशन पे हम जाएं, अदर इंफॉर्मेशन पे हम जाएं तो उसने लिखा है कि जी 15 जनवरी को उसने एक शॉप सोल्ड कर दी 15 मिलियन की, जिसको उसने परचेज किया था 19 मिलियन का, और 5 मिलियन उसने कैसे दिया है? हमने क्या पढ़ा था कि कोई ऐसी इमूवेबल प्रॉपर्टी जिसकी फेयर मार्केट वैल्यू 5 मिलियन से ज्यादा है, उसको अगर कैश में परचेज किया है तो उसको वो टैक्स वाले कंसीडर नहीं करेंगे। तो यहाँ पे देखिए उसने बेची 15 की है, खरीदी 19 की थी, तो अपैरेंटली उसे क्या हो रहा है? लॉस। लेकिन टैक्स वाला तो ये 5 मिलियन को मानते ही नहीं है, तो इसकी कॉस्ट क्या बन जाएगी? 14 मिलियन। तो यहाँ पे मैं, अगर मैं इसके अंदर थोड़ी सी और स्पेस दूं, इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन सेपरेट ब्लॉक इनकम, तो यहाँ पे मैं इसकी वर्किंग इधर ही कर सकता हूं। कितने की थी? 15 मिलियन को माइनस कर दिया 14 मिलियन, सिंपल। ठीक है, और यहां पे मैंने लिख दिया 1 मिलियन। सही है। और क्योंकि उसने क्वेश्चन में कहा है कि आप ये बताएं कि आपने जो भी एग्जेम्पशंस, कंसेशंस वगैरह करने हैं, तो मैं एक वर्किंग यहाँ पे नोट 1 लिख दूंगा और वहां जाके मैं लिख दूंगा कि भाई इसको मैंने इस वजह से किया है, नोट 1 करके, इसको मैंने इस वजह से ऐसे किया है क्योंकि कैश में दी गई चीज जो है उसकी टैक्स वाला अपनी कॉस्ट नहीं मानता। तो अपनी जहां वर्किंग्स बनानी है वहां पे थ्योरेटिकल जो लिखने होते हैं वो नोट्स में लिखते हैं, तो रेफर कर देना कि ये नोट 1 में मैंने इसको ऐसे किया है। सही है, कैलकुलेशन मैंने यहाँ पे कर दी, सिंपल 1 मिलियन। दूसरी चीज, उसने एक रेजिडेंशियल प्लॉट था 18 मिलियन का,
जो कि वालिद साहब से इनहेरिट हुआ था 7 मिलियन का। इनहेरिटेंस का क्या रूल पढ़ा है हमने, क्या पढ़ा है हमने? इज देयर समथिंग मिसिंग इन दिस क्वेश्चन? कॉस्ट। बेसिकली हमने ये पढ़ा था कि अगर आपको चीज इनहेरिटेंस में मिल रही है तो जो ट्रांसफरर है उसकी जो कॉस्ट होती है वो लेते हैं, लेकिन वो क्वेश्चन में नहीं दी तो हमें मजबूरी में क्या लेना पड़ेगा? फेयर मार्केट वैल्यू। तो 18 मिलियन की चीज है, 18 मिलियन की चीज है तो लेनी तो कॉस्ट थी, लेकिन यहां पे क्या दी है? फेयर मार्केट वैल्यू तो 7 मिलियन। तो इसकी इस हरकत को भी मैं नोट 2 में लिख दूंगा कि भाई लेनी तो कॉस्ट थी, लेकिन मैंने क्या किया, इसको कॉस्ट अवेलेबल नहीं है तो फेयर मार्केट वैल्यू ले ली। तो 18 - 7 कितना? 11 मिलियन। ये ले जी। इसके अलावा मुझे क्वेश्चन में कोई सेपरेट ब्लॉक नजर नहीं आई। हाँ आ भी सकती है, देख लेते हैं क्वेश्चन सब पढ़ लेते हैं पूरा, ठीक है। ये वो चीजें थी जो मैंने डायरेक्टली यहाँ पे लिख दी। अब हम आगे से इसकी वर्किंग्स पे जाते हैं जो हमने करनी है। तो सबसे पहले हमारी ये मेरी वर्किंग नंबर 1 बन जाएगा, ये वर्किंग नंबर 2 बन जाएगा। ये मैंने नोट्स में करके कर दी। आए वर्किंग नंबर 1 के ऊपर इनकम फ्रॉम सैलरी। जी क्या है उसकी इनकम फ्रॉम सैलरी? बेसिक पे उसकी कितनी है? ये बताते रहे ताकि मुझे बार बार ना उधर जाना। कितनी है? 2 लाख पर मंथ। तो ऑब्वियसली 2400। और क्या है बेनिफिट? मेडिकल अलाउंस। लेकिन क्वेश्चन में आई थिंक उसको मेडिकल फैसिलिटी भी मिल रही है। तो जहां पे फैसिलिटी एज पर टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट हो और अलाउंस भी हो तो अलाउंस क्या हो जाता है? फुली टैक्सेबल। तो मेडिकल अलाउंस कितना है? कितना? सॉरी 240। 2,40,000 मेडिकल अलाउंस। तीसरा बेनिफिट उसको क्या मिल रहा है? फेयर मार्केट अकोमोडेशन, यानी कि उसे अकोमोडेशन मिली हुई है, उसका फेयर मार्केट रेंट दिया है। तो इसका रूल क्या होता है? 45% ऑफ बेसिक सैलरी या फिर अमाउंट दैट वुड हैव बीन पेड। अब वो तो नहीं दी हुई अमाउंट, उसकी जगह क्या दे दिया उसने? फेयर मार्केट। तो विच एवर इज हाई। तो 45 अकोमोडेशन के केस के अंदर, अकोमोडेशन के केस में 45% ऑफ बेसिक सैलरी कितना बना? 1080। और फेयर मार्केट रेंट कितना बन गया? ये एनुअल दिया है 12 लाख 1200 नहीं, लाख रुपया पर मंथ है, लाख रुपए तो 12 लाख बन गया। तो विच एवर इज हायर 1200। ठीक है, लगी समझ? आगे चले। आगे क्या है? हेल्थ इंश्योरेंस, वो तो हो गई है ना, एग्जेम्प्ट है। उससे आगे प्रोविडेंट फंड। प्रोविडेंट फंड जो है उसमें वो कंट्रीब्यूशन एनुअल दे रहा कितनी? 15,000 आई थिंक, ऐसे ही है 15,000 पर मंथ। इसे मल्टीप्लाई करें 12 से तो एम्प्लॉयर की कंट्रीब्यूशन आ जाएगी 180। अब प्रोविडेंट फंड ये रिकॉग्नाइज्ड है, अनरिकॉग्नाइज्ड है? रिकॉग्नाइज्ड का क्या रूल पड़ा था? 1/10 ऑफ बेसिक सैलरी और 1,50,000 विच एवर इज लोअर, ये एग्जेम्प्ट है। 1/10 ऑफ बेसिक सैलरी कितना है? 240 और ये 150। इट मीन्स के 150 लोअर है। कंट्रीब्यूशन कितना है एम्प्लॉयर का? 180। साल का कंट्रीब्यूशन आ गया ना, तो 180 में से 150 एग्जेम्प्ट है, तो टैक्सेबल कितना है? 30। ठीक है, आगे चले। शेयर्स, शेयर्स आगे, शेयर्स के बाद अलावा बताते हैं, आगे चलते हैं। पहले इंटरेस्ट फ्री लोन है जी 15 लाख का,
अच्छा इसके नीचे देखिए लीव इन कैशमेंट है 1 लाख की, सिंपल पहले वो डाल लें यार। ये गवर्नमेंट एम्प्लॉय तो नहीं ना है? हाँ वो मैं अभी बताता हूँ। लीव इन कैशमेंट गवर्नमेंट एम्प्लॉय तो नहीं ना है ये, तो वो फिर टैक्सेबल है 1 लाख है, 1 लाख। ये तो थी इसके अंदर सिंपल सी चीजें सारी। अब थोड़ी सी मुश्किल चीज पे चलते हैं पहले, एम्प्लॉय शेयर स्कीम। इनकम फ्रॉम सैलरी में हमने जो एम्प्लॉय शेयर स्कीम में चीज डालते हैं वो तब डालते हैं जब वो एम्प्लॉय की तरफ से बेनिफिट, एम्प्लॉयर की तरफ से बेनिफिट ट्रांसफर हो। तो एम्प्लॉय शेयर स्कीम, इसके लिए क्या किया जाए, इसके लिए ये किया जाएगा कि आप ये देखें कि 1 जुलाई 19 को उसने शेयर्स की ऑप्शंस ली, ऐसे ही है, और उसने इसको एक्सरसाइज कब किया है? 30 सितंबर 2019 को। 1 जुलाई 19 को ऑप्शन ली, एक्सरसाइज कब की है? 30 सितंबर को। लेकिन ये रिस्ट्रिक्शन थी, और रिस्ट्रिक्शन रिलीज कब हुई है? 31 दिसंबर को। तो 31 दिसंबर को रिस्ट्रिक्शन जो रिलीज हुई है, तो इट मींस कि जो बेनिफिट 31 दिसंबर को मिला होगा वो हमने इसके अंदर इनकॉर्पोरेट करना है। ठीक है, 31 दिसंबर को जो बेनिफिट मिला कैसे निकलेगा? फेयर मार्केट वैल्यू लेस कॉस्ट ऑफ शेयर लेस कॉस्ट ऑफ राइट। 31 दिसंबर को फेयर मार्केट वैल्यू क्या है? कितनी है? 142। और इसके पास शेयर कितने थे? 10,000। तो कितना बन गया? 1,42,000। 14,20। 10,000 शेयर थे ना, और कॉस्ट कितनी थी? कितने का खरीदा था शेयर? नहीं, फेयर मार्केट नहीं, 130 नहीं है जनाब। देखें, टू सेल द ट्रांसफर ऑन 142 उसकी फेयर मार्केट वैल्यू थी 31 दिसंबर को। ठीक है, कॉस्ट इसकी थी, देखिए सबसे पहली लाइन में कि उसको ऑप्शन दिया है कि 10,000 शेयर खरीद ले, कितने के ऊपर? 105 पे। तो एक्सरसाइज करते वक्त उसने 105 में ही खरीदा है ना, तो कॉस्ट ऑफ शेयर 105 इंटू 10,000 कितनी बन गई? 1050। कॉस्ट ऑफ राइट क्या थी? 1,75,000 175। ये इसका इनकम फ्रॉम सैलरी में आ जाएगा। कितना बनेगा? कितना? 195। सेल की तो बात ही नहीं कर रहा अभी। इनकम फ्रॉम सैलरी में सेल के टाइम पे तो नहीं आता। इनकम फ्रॉम सैलरी में कब आता है? इनकम फ्रॉम सैलरी में सोचें कब आता है? जब वो उसको एक्सरसाइज करता है ना। इस पूरी ट्रांजैक्शन की समझ लग गई है? वो सेल पहले बेच चुका होगा, वो क्वेश्चन देखेंगे फिर। ठीक है, इसकी समझ लगी है? देखिए सिंपल कॉन्सेप्ट मैंने आप लोगों को समझाया हुआ है। अगर मैं एक टाइमलाइन बनाऊं, अच्छा इस कॉन्सेप्ट में मुझे एक बात बताएं, इस क्वेश्चन में उसने दिया है कि राइट कितने का खरीदा है? 1,75,000 का, और आगे उसने एक छोटी सी बात लिखी है कि वैल्यू ऑफ राइट कितने की थी? 2 लाख। इसकी कोई ट्रीटमेंट करेंगे? नहीं करेंगे। राइट की जो बात थी, ऑप्शन की जो बात थी, उसकी वैल्यू जो मर्जी हो उसकी हमने कोई ट्रीटमेंट नहीं करनी। तो इसने क्या किया? पहले राइट बाय किया, ठीक है,
राइट बाय किया 1,75,000 का, और वो राइट क्या था कि मैं 105 रुपए में शेयर खरीदूंगा, ठीक है। फिर इसने उस राइट को एक्सरसाइज किया, लेकिन एक्सरसाइज करते वक्त वो क्या थे, रिस्ट्रिक्शन। तो मैंने इस वजह से इसे इनकम फ्रॉम सैलरी में इस टाइम पे ऐड नहीं किया। यहां जाके उसकी रिस्ट्रिक्शन रिलीज हुई, यहां जाके रिस्ट्रिक्शन रिलीज हुई, तो जहां भी रिस्ट्रिक्शन रिलीज हुई वहां जाके उसको इनकम फ्रॉम सैलरी में ऐड किया, और इस टाइम की फेयर मार्केट वैल्यू रही। सही है। अब ये शेयर कौन सी कंपनी के थे, लिस्टेड कंपनी के शेयर से, ऐसे ही है, ZL के शेयर से, लिस्टेड कंपनी के शेयर से। तो इट मींस कि जब इन्हें बेचेंगे तो ये इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन सेपरेट ब्लॉक में आएंगे, ठीक है। तो यहां पे इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन सेपरेट ब्लॉक, एक और ट्रीटमेंट आनी है बेचते टाइम पे। अब मुझे बता दें ये बेचे, यहां पे जाके बेचे होंगे, तो बेचते टाइम पे हमारा फॉर्मूला क्या था, कंसीडरेशन रिसीव्ड लेस कॉस्ट ऑफ शेयर, कॉस्ट ऑफ राइट और इनकम फ्रॉम सैलरी का बेनिफिट। अब मजे की बात क्या है, बेचे कितने हैं इसने, 5,000, यहां बेनिफिट ऐड हुआ है 10,000 का। तो अब कंसीडरेशन रिसीव 5,000 की कितनी थी, कितने आए हैं, कितने के बेचे हैं, 135 पर शेयर, नहीं 5,000 की बताए ना, 675। कॉस्ट ऑफ शेयर आपने निकाली थी 105 रुपए एक शेयर की, तो 5,000 शेयर की कितनी कॉस्ट है, 5,000 की निकालनी है आप, 525। कॉस्ट ऑफ राइट 1,75,000 है 10,000 शेयर की, हमें कितने की चाहिए, 5,000 की। 1,75 डिवाइडेड बाय 10,000 मल्टीप्लाई बाय 5,000, 87.5, 87.5। हाँ वो भी ठीक है, क्योंकि वो डिवाइडेड बाय 2 इसलिए कर इजीली है ना, क्योंकि 5,000 है। अगर ये वो कह देता कि मैंने 3,000 बेचे हैं, फिर डिवाइडेड बाय 2 नहीं होना था। अच्छा, इनकम फ्रॉम सैलरी में ऐड किया कितना, 195। ये बेनिफिट कितनों का है, इसको भी 5,000 का करें, 97.5। अब देखिए ये क्या बन रहा है, $675 माइनस 525 माइनस 87.5 माइनस 97.5 माइनस 35,000, यानी कि उसे क्या हो गया है, लॉस हो गया है। लॉस तो सर ने पढ़ाया नहीं क्लास में, तो यहां पे इनकम लिखते हैं, लॉसेस नहीं लिखते, ठीक है। तो बल्कि पढ़ाया हुआ है लॉस मैंने आपको, हाँ पढ़ाया हुआ है। क्या करेंगे भाई बताएं, पढ़ाया हुआ है मैंने, है यहां पे तो नहीं लिखेंगे। ट्रीटमेंट क्या है, क्या ट्रीटमेंट है, मीर नहीं पढ़ाया, अभी जब मैं बताऊंगा तो याद आ जाएगा। लॉस अगर आ जाए तो क्या ट्रीटमेंट होता है, अदर कंपनी के गेन के साथ एडजस्ट होता है ना, अदर लिस्टेड के साथ। तो यहाँ पे अदर लिस्टेड भी नहीं है, तो क्या ट्रीटमेंट है, तो यहाँ पे तो कुछ नहीं करेंगे, तो क्या करूं, बस ये कर, नोट क्या लिखूं, ये कौन बोला 3 साल वाला, भाई इसका नोट ही लिखेंगे और कहेंगे कि लॉस को आप कैरी फॉरवर्ड करेंगे अगले 3 साल तक। पढ़ा हुआ है ना, हाँ पढ़ा हुआ है, आ गया ना याद। सिक्योरिटीज का लॉस कैरी फॉरवर्ड कब तक हो सकता है, 3 साल तक, और प्राइवेट कंपनी का लॉस कब तक कैरी, 6 साल। अगर एडजस्ट नहीं होता तो वो फिर 3 साल तक जाता है। ये एडजस्ट होता किसी और सिक्योरिटी के गेन के साथ, किसी और सिक्योरिटी के गेन के साथ, लेकिन
कोई और सिक्योरिटी का गेन ही नहीं है, तो ये कैरी फॉरवर्ड होगा 3। तो नोट 3 में क्या लिखेंगे कि इसको हमने कैरी फॉरवर्ड करना है। अच्छा एक बात आपको बता दूं, ये नोट्स नहीं लिखेंगे तो हो सकता है कि वो आपके नंबर काटे। पहले 2 पे तो मैं इतना कंफर्म नहीं, इसके लाजमी काटेगा अगर आपने उसे ये ना लिखा, क्योंकि ये एक प्रॉपर ट्रीटमेंट है। पहले 2 में तो शायद वो देख के समझ जाए, लेकिन इसके भी शायद काटे, इसके तो वो लाजमी काटेगा। तो ये आधा आधा नंबर काट जाएगा अगर आप उसको नोट्स नहीं देंगे। ठीक है, ये यहां तक। अच्छा इसमें और कुछ रह गया? लोन इंटरेस्ट फ्री लोन की क्या ट्रीटमेंट करेंगे? पहली बात तो ये देखेंगे फॉल करता है 1 मिलियन वाली। हाँ एक 1 मिलियन से ज्यादा है ना। अच्छा यार इसकी ना कोई ट्रीटमेंट नहीं करेंगे। क्यों? ये एक नया कॉन्सेप्ट अभी आपको बताने लगा। ये जरा गौर से सुनिएगा। जो इंटरेस्ट फ्री लोन था वो जरा अपनी बुक्स में निकालें। उसमें 2 एक्सेप्शंस थी। एक एक्सेप्शन तो थी कि अगर 1 मिलियन या उससे छोटा लोन है तो हम उसकी कोई ट्रीटमेंट नहीं है। उसके नीचे एक दूसरी एक्सेप्शन लिखी हुई थी जो मैंने कहा था कि मैं आपको बाद में कराऊंगा। ठीक है नहीं मैंने कराना था, इसलिए तो ये सवाल करवाया, इसलिए तो ये क्वेश्चन करवाया। प्रोविडेंट फंड में हमने एक बात पढ़ी थी कि एम्प्लॉय कंट्रीब्यूट करता है, एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट करता है, उनके पैसे पकड़े जाते हैं, उन्हें इन्वेस्ट किया जाता है, उन इन्वेस्ट करके उसके ऊपर इंटरेस्ट कमाया जाता है। ऐसे ही है, एक स्पेसिफिक परसेंटेज पे क्या कमाया जाता है? इंटरेस्ट, और वो एम्प्लॉय को अक्यूमुलेटेड बैलेंस में ऐड किया जाता है। ऐसे ही है, अगर कोई एम्प्लॉय ये कह दे, ये बात सुनिएगा गौर से, अगर कोई एम्प्लॉयर को ये कह दे कि प्रोविडेंट फंड पे मिलने वाला इंटरेस्ट मुझको नहीं चाहिए, अगर कोई एम्प्लॉयर को कह दे कि प्रोविडेंट फंड पे मिलने वाला इंटरेस्ट मुझको नहीं चाहिए, तो एम्प्लॉयर आगे से ये कहता है कि अगर, बल्कि टैक्स वाला आगे से ये कहता है कि अगर उसने जो कंसेशनल बेनिफिट है 8% वाला, 4% वाला, 6% वाला इंटरेस्ट फ्री लोन का जो एडिशनल बेनिफिट है, वो कहता है कि उसकी ट्रीटमेंट भी फिर हम नहीं करेंगे, क्योंकि वहां से जो एम्प्लॉई है वो अपना इंटरेस्ट छोड़ रहा है। वहां से एम्प्लॉई अपना क्या छोड़ रहा है? इंटरेस्ट छोड़ रहा है। तो उसके, अगर उसने कोई लोन लिया हुआ है और उस लोन के ऊपर वो इंटरेस्ट फ्री या कंसेशनल लोन दिया हुआ है, तो उसके ऊपर टैक्स भी फिर कोई ट्रीटमेंट नहीं करेगा। मिसाल के तौर पे, जैसे इसी क्वेश्चन, इस जरा लाइन को दोबारा पढ़ें, थोड़ा सा जरा इसको समझते हैं। ऑन 1 जुलाई 2019 सगीर obtained an interest free loan of 15 लाख from KI in exchange, कब? For which he agreed to waive the interest receivable on his। सगीर ने एम्प्लॉयर से लोन लिया कि भाई मुझे 0% इंटरेस्ट पे लोन दे दो। एम्प्लॉयर राजी हो गया उसे 0% इंटरेस्ट लोन देने पे। क्यों राजी हो गया? क्योंकि प्रोविडेंट फंड पे मिलने वाला इंटरेस्ट एम्प्लॉय छोड़ रहा है। प्रोविडेंट फंड पे मिलने वाला इंटरेस्ट एम्प्लॉय छोड़ रहा है, तो वो वहां से अपना इंटरेस्ट छोड़ रहा है। तो एम्प्लॉयर कहता है ठीक है, मैं तुम्हें इंटरेस्ट फ्री लोन दे दूंगा। वहां से उसने भी इंटरेस्ट छोड़ दिया, इसने भी इंटरेस्ट छोड़ दिया। टैक्स वाला कहता ये दोनों इंटरेस्ट नहीं ले रहे, तो मैं भी इसके ऊपर टैक्स नहीं लूंगा, तो मैं भी इसके ऊपर इंटरेस्ट नहीं लूं। यानी कि असूल क्या था कि इंटरेस्ट फ्री लोन के ऊपर 10% बेंचमार्क
एम्प्लॉय की सैलरी में क्या करना था टैक्स वाले ने, क्या करना था?